नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम 2016 का पेपर करने वाले हैं, वो भी किसका, पेपर 2 यानी कि सी सेट का। अभी तक आप लोगों ने 13, 14 और 15 वाले पेपर कर लिए होंगे अच्छे से, उम्मीद मैं यही करता हूँ। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह की टेक्टिक को हमको यूज़ करना है, किस तरह से अपने को स्टेप बाय स्टेप हर पैसेज को सॉल्व करना है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पैसेज जो हैं वो टफ नहीं होते हैं, बस हमारा करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करते हुए अपन सीधा पैसेज पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे। कुछ यहाँ पे 2 पैसेज दिए गए हैं, उनके बेस पे आउट करते हैं। तो पहला जो पैसेज है वो कह रहा है कि शासन और लोक प्रशासन में कमियों के मूल में स्थित होना एक प्रमुख कारक आमतौर से शासन में एक प्रमुख रूप से सिविल सेवा में जवाबदेही का होना या नहीं होना है। तो आपको शुरू की 2 लाइनें पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे शुरू की 2 लाइनें जो शासन या फिर जो लोक प्रशासन है वो गवर्नेंस की बात कर रहा है, जवाबदेहिता की बात कर रहा है। जवाबदेही का एक प्रभावी ढांचा रूपांकित करना सुधार कार्य सूची का एक मुख्य तत्व रहा है। फिर जवाबदेहिता पे बात हो रही है, तो मतलब अभी थोड़ी जवाबदेहिता पर ही बात चलने वाली है पैसेज में। मूलभूत मुद्दा यह है कि क्या सिविल सेवाओं को तत्कालीन राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए अथवा व्यापक रूप से समाज के प्रति उसको जवाबदेही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करें। जो आंतरिक जवाबदेही होगा उसको आंतरिक निष्पादन किए पर्यवेक्षण सीवीसी और सीएजी जैसे निकायों के आधिकारिक निरीक्षण अथवा अधिशासी निर्णयों के न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 311, 312 सिविल सेवाओं खास तौर पे अखिल भारतीय सेवाओं में नौकरी की सुरक्षा और उपायों को बंद करते हैं। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान में रखा था कि इन संरक्षण उपबंधों के परिणाम स्वरूप ऐसी सिविल सेवा बनेगी जो राजनीतिक कार्यपालिका की पूर्णतः अनुसेवी नहीं होगी, परंतु उसमें बड़े स्तर पर लोकहित में कार्य करने की शक्ति होगी। इस प्रकार संविधान में आंतरिक और बाह्य जवाबदेही के बीच में संतुलन रखने की आवश्यकता सन्निहित है। प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि दोनों के बीच में रेखा कहाँ खींची जाए। वर्षों के बाद सिविल सेवा की अधिकतर आंतरिक जवाबदेही का जोर तत्कालीन राजनीतिक नेताओं के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है, जिनके बदले में निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापक समाज के प्रति बाह्य रूप से जवाबदेह होने की अपेक्षा की जाती है। समाज के प्रति जवाबदेही लाने के प्रयास करने की इस प्रणाली में कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ है और इससे शासन के लिए अनेक प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में देखो कि सिविल सेवा में जवाबदेही के सुधार के लिए कुछ विशेष उपायों पर विचार किया जा सकता है। अनुच्छेद 311, 312 के उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, और सिविल सेवाओं की बाह्य जवाबदेही के लिए विधि और विनियम बनाए जाने चाहिए। प्रस्तावित सिविल सेवा विधेयक जो है इसमें कुछ आवश्यकताओं को तो पूरा करने का प्रयास ये करता है, जबकि जो प्रोफेशनल सिविल सेवाओं और राजनीतिक कार्यपालिका की अपनी अपनी भूमिकाएं परिभाषित किए जाने चाहिए, ताकि वर्तिक प्रबंधकीय कार्य और सिविल सेवाओं के प्रबंधन का अराजनीतिकरण हो सके। इस प्रयोजन के लिए केंद्र और राज्यों में प्रभावी संविधिक सिविल सेवा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उसके बाद में कह रहा है कि शासन और निर्णय को लोगों के अधिक समीप लाने हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण और अवक्रमण एंड डिवोल्यूशन भी जवाबदेही के संवर्धन में सहायक होता है। तो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ओवरऑल जवाबदेहिता के बारे में बात की है, शासन यानी गवर्नेंस और लोक प्रशासन की बात की है। और इसके बाद में कहीं कहीं इन्होंने लाइक आइडियाज भी दिया लास्ट, सबसे लास्ट में, कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में इन्होंने ये भी कहा है कि सीएजी सीवीसी के माध्यम से जवाबदेहिता को बनाए रखने का भी काम किया जाता है। और यहाँ पे 2 आर्टिकल भी दिए गए, 311, 312, इसके माध्यम से भी जवाबदेहिता को बनाए रखने का काम किया जाता है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जवाबदेहिता के आसपास ही पूरा पैसेज घूम रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि किस तरह से अपने को कोई, यहाँ पे अगर ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो उनको देखेंगे, अगर एलिमिनेट नहीं होते हैं तो पैसेज के थ्रू उनको हल करने की कोशिश करेंगे। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारकों के कारण शासन लोक प्रशासन के प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। आंतरिक और बाह्य जवाबदेहियों के बीच में संतुलन बनाए रखने में सिविल सेवाओं की अक्षमता। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही था सबसे ऊपर। ठीक है, 1 नंबर तो हमने पढ़ा था। अभी एग्जैक्ट ये यहाँ पे देखो, ये रहा, आवश्यकता की बात कर रहा है, कुछ कमी है इसलिए तो उसमें सुधार की आवश्यकता है ना। तो 1 नंबर हमारा सही हो गया, मतलब 2 और 3 गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब अपन 2 और 3 को तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अपन नहीं पढ़े, हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब सीधा देखो 4 नंबर को। इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वर्तिक सिविल सेवाओं की अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों का अभाव यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ था परिभाषाओं की, लाइक जो वर्तिक जो सिविल सेवाएं और राजनीतिक कार्यपालिकाओं की अपनी अपनी भूमिकाएं परिभाषित की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है। इसके ऊपर ठीक ये 311, 312 उपबंध भी लिखे गए और कह रहा है कि इनका पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए। ऑब्वियस ये बात है, डेफिनेशन की कमी है तो उसे डेफिनेशन, अगर कमी है तो उसे लिखे जानी चाहिए। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, आपका 4 नंबर भी सही है और 1 नंबर भी सही है। सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो
परिच्छेद है वो आपको करना है। ठीक है, परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोध है। ठीक है, अब हमें लाइक इस पे होल्ड करना है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई है। भाई आप पहली बात तो आप इसको एक्सट्रीम बना रहे हो, दूसरी बात जवाबदेहिता तो है ही, पूरे पैसे में समाज के साथ यही तो बात कर रहा है, बट उसमें सुधार की गुंजाइश है, सिर्फ ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा पूरा पैसे की लाइक जवाब देता है ही नहीं। ठीक है, तो 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। वो पहला जो है वो आपका सही है कि हाँ, समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जो जवाबदेही है उसमें राजनीतिक और कार्यपालिका एक बड़ा अवरोध है, तो सुधार की उसमें आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, केवल ए यहाँ पे आंसर चला जाएगा। ठीक है, देना ये आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा किस परिच्छेद के अंतर्गत निहित अनिवार्य संदेश है, जो अभी अपने जवाबदेहिता को लेकर के जो अभी जो पैसे हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो सिविल सेवाएं समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, जिससे वो जिसकी सेवा वो कर रही है, क्यों नहीं है भाई, उसी के लिए तो जवाब दे, तो गलत हो जाएगा ये तो। शिक्षित और प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, बिल्कुल ले रहे हैं। और फिर दूसरी बात, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, संविधान निर्माताओं ने सिविल सेवा के समक्ष आने वाली समस्याओं पर विचार नहीं किया, क्यों नहीं किया, तभी तो इसमें 311 312 लिखा हुआ उसमें बंद। ठीक है, इनमें सुधार क्या हो सकता है, बट लिखा तो हुआ है ना। फिर कह रहा है कि सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश है, ये यहाँ पे पॉजिटिव भी है और यहाँ पे संभावना भी जताई जा रही है। मैंने कल ही बताया था कि जहाँ पे संभावना हो वहां पर आप स्टेटमेंट सही करोगे। ओके, फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सिविल सेवाओं की आंतरिक जवाबदेही के संवर्धन का साधन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बेहतर कार्य सुरक्षा और क्षोपाई बिल्कुल है, ये सीबीएसई का निरीक्षण बिल्कुल सीबीएसई से ये जो दोनों साथ दिए गए थे। ठीक है, लिखा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रही है, बिल्कुल ये बात सही है, जवाबदेहिता के लिए जरूरी है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बड़ी सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना, ये यहाँ पे क्या है कि आंतरिक जवाबदेही के लिए ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे लाइक संगठनात्मक ढांचा कैसे काम करे वो चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है, तो संगठनात्मक ढांचे के अनुसार अपने को यहाँ पे आगे देखना है। जैसे अधिशासी निर्णय निर्णय कौन लेगा कि लाइक जुडिशियल चीजें यहाँ पे, लाइक जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है तो ऑब्वियस जुडिशरी होगी, या फिर सीवीसी हो गई, और बेहतर रक्षा कार्य उपाय कौन करेगा, ये तो हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा, गवर्नमेंट करेगी ना। तो इस तरह से क्या कि ये बॉडीज यहाँ पे बात हो रही है, जबकि ये यहाँ पे लोगों की बात है कि जो अपने आप में अलग है, आंतरिक जवाबदेहिता से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या कि गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, देना हो आगे, सामान्य रूप से धार्मिक परंपरा ईश्वर के या किसी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती है। एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य इन्हीं से व्युत्पन्न है। अधिकारों की धार्मिक कल्पना मुख्यतः इस देवत्व या सिद्धांत के साथ हमारे संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई है। अधिकारों और कर्तव्य के बीच में यह संगतता न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु न्याय को आचरण में लाने के लिए सद्गुण अधिकार और कर्तव्य औपचारिक अमूर्त तत्व नहीं रह सकते। उन्हें सामान्य मिलन यानी कम्युनियन के संवेदन से बंधे हुए समुदाय सामान्य एकता में उतारना परम आवश्यक है। व्यक्तिक सद्गुण के रूप में यह एकात्मकता न्याय की साधना और बोध के लिए क्या है, यह आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो धार्मिक परंपराओं के बारे में बात कर रहा है, ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, फिर देवत्व सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, लास्ट में इसने एकात्मकता न्याय का सिद्धांत और साधना और बोध की इसने बात की है, सद्गुण के रेफरेंस में इसने बात की है। सद्गुण की यहाँ पे बात हुई है, अधिकारों की बात हुई है, कर्तव्य की बात हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइक क्वेश्चन क्या है, पूर्व धारणाएं पूछी है कि इसमें यहाँ पे कुछ पूर्व धारणाएं बनाइए, कौन सी सही है इसमें। तो मानव संबंध उसकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा घूम रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य भी इन्हीं से व्युत्पन्न है, धार्मिक परंपराओं की यहाँ पे बात ही हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, जिसमें एक नहीं सबसे पहले उसको काटो। मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दूसरा फिर थोड़ा सा इसको रफ कर दो क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना कि तभी बन सकते हैं, तो आप मतलब इसको एक्सट्रीम बना करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी है कि पूरा का पूरा जो अपना ये पैसेज, इसमें कहीं भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं देगा कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा करने से ही वैसा होगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है क्योंकि ऐसा इन्होंने लिखा ही नहीं है कि आप ईश्वर कर्तव्य में वो तभी बन सकते हैं जब वो ईश्वर में विश्वास करे, नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, देन अगर अपन बात करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ठीक है देवत्व या सिद्धांत की बात करती है, परंतु उसके बाद में अधिकार और कर्तव्य के बीच में संगतता न्याय के किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है, उसने यहाँ पे आचरण की भी तो बात कर ली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट जैसे ही आप देखोगे कि न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक है, धार्मिक परंपराएं आवश्यक नहीं है, एकात्मकता आवश्यक है, न्याय की साधना आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें देखो। ठीक है, देन
अधिकार और कर्तव्यों के बीच यह संगतता, कौन सी संगतता? तो अधिकारों की जो धार्मिक कल्पना जो है वो मुख्यतः द्वैतवादी सिद्धांत के संबंध से और हमारे अन्य संबंधों पर पड़ने वाले इसके निहितार्थ से ही व्युत्पन्न हुई है। और अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह संगतता न्याय की किसी उच्चतर बोध के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वाली जो संगतता है धार्मिक संकल्पना, परंतु धार्मिक परंपराओं का इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक परंपरा ईश्वर क्या किसी सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रति हमारे कर्तव्य पर बल देती है। ठीक है, न्याय की साधना से इसको लिंक नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, केवल एक जो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद का मर्म है? यानी मर्म का मैंने आपको उस पहली वीडियो में क्या बताया था कि थोड़ा सा अलग जाएगा, बट दिए गए पैसेज से एक दूसरे के प्रति हमारे जो कर्तव्य है हमारी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। दिव्य सिद्धांत से संबंध रखना महान सद्गुण, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अधिकारों और कर्तव्य के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। ये बात इसमें कहीं ना कहीं लिखी गई है कि न्याय की साधना बोध के लिए आवश्यक है। कौन कौन चीजें? अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीजें यहाँ पे ये लिखी गई है, ये ही इसका मर्म है। अधिकारों की धार्मिक संकल्पना मुख्यतः ईश्वर के साथ हमारे संबंध से व्युत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसका ये मर्म नहीं है। ठीक है, मर्म पूछा क्योंकि क्रक्स पूछ रहा है कि पूरे पैसेज का क्रक्स क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो क्रक्स यही है कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संतुलन जो है वो समाज में न्याय दिलाने के लिए सहायक है। ठीक है, हो जाएगा आपका ये वाला पैसेज ऐसे इस तरीके से। थोड़ा सा टफ था बट क्वाइट इजी था। टफ इसलिए क्योंकि ये अमृत प्रकृति का पैसेज है, और इजी इसलिए क्योंकि आप अच्छे से सीख चुके हो कि आपको सबसे पहले एलिमिनेट कौन से पैसेज करने हैं। आप जैसे जैसे एलिमिनेट करते जाओगे आपका आंसर खुद आ जाएगा। डोंट थिंक सो मच, ओवर थिंक नहीं करना, गो थ्रू विद इट वाला मामला है कि ठीक है देखा पढ़ा आगे बढ़े। ये वाला मामला थोड़ा सा मुझे इरिटेट कर रहा है इस तरह से पैसेज दे करके और इस तरह से क्वेश्चन बनाना, क्योंकि अपने आप में नया है तो नई चीजें परेशान करती है। और ठीक 2023 में भी ये हुआ था, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया था और उसके बदले उसके चक्कर में क्या हो गया था कि आप लोग परेशान हो गए थे एंड नंबर फिर आप लोग देख ही रहे हो। तो पैसेज कह रहा है कि शक्ति ऊष्मा और परिवहन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा बायोमास की न्यूनीकरण समर्थता सभी नवीकरणीय स्रोतों से अधिक है। यूपीएससी अभी आप लोगों ने 13 14 15 के 3 साल के अभी तक सीसेट के पेपर किए और आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग पर, बायोमास पर, जलवायु परिवर्तन पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर, ऐसे जो जितने भी लाइक टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक जो है उन पर यूपीएससी ज्यादा पैसेज बनाने की कोशिश करती है और यहाँ पे फिर उन्होंने एक और पैसेज भी बना दिया है। यह है कृषि और वन अवशिष्टों और साथ ही ऊर्जा फसलों से प्राप्त होती है। जैव मात्रा अवशिष्टों का उपयोग करने में सबसे बड़ी जो चुनौती है शक्ति संयंत्रों में उचित लागत लागत पर की जाने वाली उनकी विश्वसनीय दीर्घावधि पूर्ति ही है। मुख्य समस्याएं सुप्रचालनिक यानी लॉजिस्टिकल अवरोध और ईंधन संग्रहण की लागत है। यदि ऊर्जा फसलों का उचित रीति से प्रबंधन न हो तो वे अन्न उत्पादन के साथ साथ प्रतिस्पर्धा करती है और अन्न की कीमतों पर उनका अवांछित असर पड़ सकता है। जैव मात्रा का उत्पादन परिवर्तनशील जलवायु के भौतिक प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संभावनाएं जता करके साथ में ये कुछ लाइक बता रहा है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा अक्सर होता है और होता आया है। जब तक नव प्रौद्योगिकियां उत्पादकता को सारभूत में न बढ़ाए तब तक धारणीय जैव मात्रा पूर्ति की सीमाओं को देखते हुए जैव मात्रा की भावी भूमिका का संभवतः वास्तविकता से अधिक अनुमान लगाया गया है। जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप या परिकल्पित करते हैं कि 2050 में बायोमास का उपयोग लगभग 4 गुना बढ़कर 150 से 200 एक्सा जूल हो सकता है। जूल जो है वो ऊष्मा का मात्रक है, जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा या लगभग जो कि विश्व की प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 1/4 है। यहाँ पे याद नहीं होगा, परंतु खाद्य या वन्य साधनों का विनाश किए बिना 2050 तक प्रति वर्ष बायो मास संसाधनों की अधिकतम धारणीय तकनीकी जो क्षमता है वो 80 से 170 एक्सा जूल के प्रेशर में होगी और इसका सिर्फ एक अंश वास्तविक और आर्थिक रूप से साध्य होगा। इसके अतिरिक्त कुछ जलवायु परिवर्तन ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने और शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ मोहलत जुटाने के लिए बायोमास आधारित कार्बन कैप इसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से कार्बन कैप्चरिंग ही होना चाहिए। हाँ, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज यानी कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज पर, जो कि एक अप्रमाणित प्रौद्योगिकी आश्रित है। तो अभी तक का जो पैसेज यहाँ पे दो दो अलग अलग पैराग्राफ है, यहाँ पे हमको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे
मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से पड़ सकते हैं उसी की बात जताई जा रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि बायोमास है उसका ज्यादा यूज करना नुकसानकारी हो सकता है, कृषि पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, अन्न उत्पादन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ द्रव्य जैव ईंधन जैसे मक्का है उस पे आधारित जो इथेनॉल का जो उत्पादन है प्रमुख रूप से परिवहन हेतु जीवन चक्र आधार पर कार्बन उत्सर्जनों में सुधार लाने की जगह उन्हें और बदतर कर सकते हैं। लिग्नोसेलुलोजिक चारा आधारित दूसरी पीढ़ी के कुछ जैव ईंधन जैसे कि पुआल, खोई, खास और काष्ठ जैसे धारणीय उत्पादन की संभाव्यता रखते हैं जो कि उच्च उत्पादकता वाले तथा ग्रीन हाउस गैस के निम्न स्तर का उत्सर्जन करे, किंतु वे अभी तक अनुसंधान और विश्लेषण के चरण में, यानी अभी रिसर्च हो रहा है उन पे, एनालिसिस उन पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पैसेज में क्वेश्चंस को देख रहे हैं फिर करते हैं, बिकॉज दोबारा पढ़ने का इसको मतलब नहीं है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे फिर अपन दूसरी बार इस पैसेज को पढ़ लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। शक्ति जनन के लिए जीव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो प्रमुख है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धारणीय पूर्ति का अभाव किसकी, जैव मात्रा की, तो बिल्कुल सही बात है, पैसेज यहाँ पे बात कर ही रहा था इसकी। तो जैव मात्रा उत्पादन अन्न उत्पादन के साथ साथ प्रतिस्पर्धी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, प्रतिस्पर्धा होगी तो वो नेगेटिव ही जाएगा। लाइक किसी एक चीज को फायदा हो सकता है बट किसी एक चीज को तो नुकसान होगा ही होगा, तो बिल्कुल ये बाधा ही अपने आप में। फिर जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। अगर इसकी अंग्रेजी में बात करें तो क्या कह रहा है कि बायो एनर्जी मे नॉट ऑलवेज बी लो कार्बन, ठीक है, ऑन लाइफ साइकिल बेसिस। तो ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है, मे नॉट की बात कर रहा है, एक संभावना जता रहा है, पैसेज में इसकी बात की भी गई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो बाधाओं की बात कर रही है और बाधाएं ठीक है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर है वो, उसमें सभी के सभी सही जा रहे हैं। तो इसमें धारणीयता ठीक है, तो धारणीय यहाँ पे बात की गई है, अन्न उत्पादन की बात यहाँ पर की गई है, प्रतिस्पर्धात्मकता की। और जैव ऊर्जा मेरे ख्याल से आ रहा है कि यहाँ पे जब बायोमास के बाद एक्साजोल उन सब की बात हो रही है तो यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि निम्न कार्बन नहीं हो सकती है ना, तो वो सही बात है। आप लाइक कार्बन को कैसे हटा सकते हो? कार्बन को तो आप एक हटा ही नहीं सकते ना। लाइक एक सिर्फ इसका एक अंश वास्तविक और आर्थिक रूप से साध्य होगा, एक चौथाई है। ठीक है, तो कार्बन को आप उस साइकिल से तो हटा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे बाधाएं हैं, एक दो और तीन सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और दूसरा, अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये पॉजिटिव वे में है। ये यहाँ पे कह रहा है कि आप ऐसा कुछ जीवन चक्र आधार जो जैव ऊर्जा है उसमें आप लाइक वो कभी भी बिना कार्बन की नहीं होगी, तो ये अच्छी बात है ना। जैसे लाइक कोई बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो देखने में अपन को ऐसा लगे कि यार कि नेगेटिव तो नहीं है, पर वो नेगेटिव थोड़ी ना है। यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस तरह से में सारे के सारे जो है वो सही हो जाएंगे। देन 22 को देखिए, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है? तो शक्ति जनन हेतु कृषि वन अवशिष्टों का भरण सामग्री फीड स्टॉक के रूप में यूज करना। फीड स्टॉक का तो पूरे पैसेज में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है भाई, है ना। तो वही अपना सो कॉल्ड नॉट मेंशन, गलत करो इसको जब जिक्र है ही नहीं। एक गलत करो, एक गलत करो, तीन अपना सही हो गया। ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना, सही बात है, इसकी तो बातें कर रहा था। जीव मात्रा का कार्बन संग्रहण और संचयन के लिए उपयोग करना, कार्बन कैप्चरिंग और कार्बन स्टोरेज के लिए कौन कौन सी इसमें समस्याएं हो सकती है, किसके या किन के कारण फूड साइकिल की समस्या हो सकती है, सॉरी फूड सिक्योरिटी की समस्या इनमें से किस किस के कारण हो सकती है? ये तो मेंशन ही नहीं है, तो गलत कर दिया। अगर ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देंगे तो इससे फूड सिक्योरिटी की समस्या आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। जीव मात्रा का कार्बन कैप्चरिंग करना और कार्बन का स्टोरेज के लिए उपयोग करना, नहीं, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये तो अच्छी बात है। ये ऐसा करोगे तो ये तो अच्छी बात होगी, दूसरा स्टेटमेंट तो अच्छी बात है, यहाँ पे ये बात भी कर रहा है ये रहा। ठीक है, तो अच्छी चीज है, इसका मतलब नेगेटिव चीज नहीं है। यहाँ पे समस्या पूछी है तो समस्या तो एक कौन सा बच गया यहाँ पे? केवल तीन ही बच गया, तो इस तरह से यहाँ पे केवल तीन आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज है यहाँ पे ना। अब मैं इसको थोड़ा सा यार हटा देता हूँ एक बार को इसको। इसमें हमने देखा इस वाले में कि ये सही है, ये सही है और ये पॉजिटिव है और बट सही है। ठीक है, बाधाएं क्या है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से अपने को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक दो तीन सी हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो मेंशन नहीं है तो इसको गलत करो। और ये क्या है, एक सकारात्मक चीज है तो अपने आप में समस्या हो नहीं सकती, तो दो नंबर तीनों में है गलत हो जाएगा, दो नंबर तो, और तीन नंबर अपने यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पूछा है कि जैव मात्रा के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जैव ईंधन के धारणीय उत्पादन की विशेषताएं हो सकती है? 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व के सभी प्राथमिक
ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। पहली बात तो आपको इसको देखते ही एक्सट्रीम बनाना है, ठीक है, कि ये तो यार एक्सट्रीम है। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे ये भी तो देखो ना कि इसने क्या लिखा था कि 2050 तक उसके उपयोग कर सकता है, और क्या कर रहा है कि अधिकतम की बात की है इसने, ठीक है, अधिकतम इसके परिसर में होगी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये तो सभी की बात कर रहा है, तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात नहीं कर रहा, अधिकतम या मैक्सिमम की बात कर रहा है, सभी की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह से एक नंबर यहाँ पे गलत होगा, ये गलत करो। फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा दूसरा देखना है आपको। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य और वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है, ठीक है। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है, ठीक है। भाई तो ऑब्वियस ये बात है कि विनाश तो नहीं होता है इनसे। इस पैसेज में अगर मैं बात की जाए कहाँ पे इन्होंने बात की थी, यहाँ पे जेब की बात की थी। अब देखो यहाँ पे देखो लिख तो रहा है कि लाइक क्या किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे देखो खाद्य पदार्थ और वन संसाधन सेलुलोजिक पदार्थ है इनकी बात कर रहा है। इनके धारणीय उत्पादन संभाव्यता की बात कर रहा है, कह रहा है कि इनका अधिकतम उत्पादन हो, और ठीक है, और जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करे। किंतु ठीक है रिसर्च वगैरह में है, बट अगर आप ये सब जो है उनसे क्या हुआ, लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक धारणीयता आएगी इससे, और जो धारणीय उत्पादन उसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये तो इस बात की तो पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहा ना कि इससे विनाश होगा ही होगा, नहीं, पूरी तरह से इसको खत्म करने की बात नहीं कर रहा। ये यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। शक्ति ईंधन के रूप में जो जैव मात्रा से खाद्य एवं वन्य संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता, तो सही बात है, विनाश नहीं होता उनका, ठीक है। विनाश की इसने कहीं भी पूरे पैसेज में बात नहीं की। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, 23 नंबर में आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विनाश की बात कहीं नहीं कर रहा। इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों को कम करने में सहायक है। तो कुछ की बात हो रही है, मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव मान के चलना, रेजिटी ऐसा लिखा भी हुआ है, तो ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है, नहीं, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है। प्रभावित तो एक दूसरे को हो ही रहे हैं। दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, लास्ट पैसेज में यही बात कर रहा था, ठीक है। बिना बाधित किए तो आप इसको एक्सट्रीम बना रहे हो, ठीक है, आप इसको एक्सट्रीम बना रहे हो। उस चक्कर में क्या है कि आपका आंसर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है 2 नंबर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे रिसर्च वगैरह की कमी है, बट ठीक है, चीजें तो चल ही रही है ना, संभावना तो है यहाँ पे ना। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो बी जो है वो गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि अपने खाद्य पूर्ति में जैव विविधता की खतरनाक कमी हम अपनी खाद्य पूर्ति में जैव विविधता की खतरनाक कमी देख रहे हैं। हरित क्रांति यह एक मिला जुला वरदान है, और समय के साथ साथ किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाई गई उच्च उपज वाली फसलों पर बहुत अधिक बढ़ती गई है, और वे स्थानीय दशाओं से अनुकूलता रखने वाले किस्मों को छेड़ छोड़ते गए हैं। विशाल खेतों में आनुवांशिकता एक समान जेनेटिकली यूनिफॉर्म बीजों की एक फसल खेती से बढ़ी हुई उपज प्राप्त करने और भूख की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। तथापि उच्च उपज वाली किस्में आनुवांशिकता दुर्बल फसलें भी होती है, जिनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरक और विषाक्त कीटनाशकों की जरूरत होती है। उगाए जा रहे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने पर आज अपना ध्यान केंद्रित कर हम अनजाने में स्वयं को भावी खाद्य अभाव होने के जोखिम में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, भविष्य में फूड अवेलेबिलिटी को लेकर के यहाँ पर क्या है कि संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसा ऐसा करने पर खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति जो होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिर पूछा कि सबसे तर्क संगत और निर्णायक इन्फेरेंस के इन्फेरेंस थोड़ा सा लाइक है ना टेढ़ा आंसर इसमें जाएगा। तो देखते हैं अपन क्या है। अपनी कृषि पद्धतियों में हम केवल हरित क्रांति के कारण महंगे रासायनिक उर्वरकों और विषाक्त कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, केवल ओनली। दूसरा यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हरित क्रांति की भी तो बात कर रहा है, सिर्फ महंगे उर्वरकों की बात नहीं कही है। हरित क्रांति जो है उसमें लाइक इन सब का यूज नहीं होता है, इनका ये सेपरेट है। यहाँ पे देखो अलग से इनका लिखा गया है कि यहाँ पे सेपरेटली अपन इनकी जरूरत होती है, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उनके लिए महंगे रासायनिक उर्वरकों की यूज होती है, ठीक है। तो निर्भरता की जहाँ पर यहाँ पे बात हो रही है, तो
किसानों की निर्भरता व्यापक रूप से अपनाई गई उच्च उपज वाली फसलों पर दिख बढ़ती गई। ठीक है, तो हाई यील्ड जो फसल है उन पर बात हो गई, उन पे लाइक किसानों की निर्भरता वो ज्यादा हो गई है, ना कि रासायनिक उर्वरकों पर। ये गलत है आपका स्टेटमेंट, नोट मेंशन लिखो इसको। विशाल खेतों में उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसल खेती हरित क्रांति के कारण संभव है, नोट मेंशन। पूरे पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। देन उच्च उपज वाली किस्मों की एक फसल खेती जो है वो करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र लिख दिया। और करोड़ों लोगों की लाइक एक जो फसल है वो वही सारे करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा की पूर्ति कर देगी। भाई स्टेटमेंट पहली बात तो मेंशन नहीं है, दूसरी बात एक्सट्रीम है, गलत करो। देन इसके बाद में क्या है कि हरित क्रांति दीर्घकाल में खाद्य पूर्ति और खाद्य सुरक्षा में जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है। पूरा पैसेज खतरे की बात कर रहा है। जब खतरे की बात कर रहा है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा मेंशन करना, और हमें कहना है कि यहाँ पे इसका आंसर जो चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हिट होगा इसमें आंसर, केवल डी। इजी है। पूरा पैसेज जो है खतरे की बात कर रहा है, हरित क्रांति है, उसके बाद में जिस तरह से जेनेटिकली यूनिफॉर्म बीज जो आए हैं, उसके बाद में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके यूजेस की बात हो रही है, जो यहाँ पर नुकसान पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। सही है आपका कौन सा, डी। देन आगे आओ आप। यहाँ पे फिर रीजनिंग 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 चल रही है, फिर मैसेज कर रहे हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए मैं अवेलेबल अभी नहीं हूँ। भविष्य में अगर मूड बना तो एक अलग बात हो सकती है, पर बनेगा नहीं मूड, तो ये मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग का जो भी पोर्शन है वो आप लोग खुद से करो। ठीक है, क्योंकि इतना तो खुद से सेल्फ एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो करो, ईमानदारी से करो, लगातार करो। पारदर्शिता और प्रतियोगिता को समाप्त करने में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, मुक्त उद्यम अवसर और आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक है। क्रोनी पूंजीवाद यानी जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसमें धनाढ़ और प्रभावशाली व्यक्तियों का यह आरोप लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचारी राजनीति के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको घूस देकर के जमीन और प्राकृतिक संसाधन तथा विभिन्न जो अलग अलग लाइसेंस प्राप्त किए हैं। और अब यह एक प्रमुख प्रमुख मुद्दा बन गया है जिससे निपटने की जरूरत है, उससे निपटने की जरूरत है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मिडल इनकम ट्रैप है, जहां जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है अलग तंत्रों यानी एल्को सॉरी ओलेगा क्रिज को निर्मित करता है, जो संवृद्धि को धीमा कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्रोनिक क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है। कह रहे हैं कि अमीर आदमी जो है वो पॉलिटिशियंस को पैसा देकर के जमीन प्राकृतिक संसाधनों की लाइसेंस वगैरह ये प्राप्त कर लेते हैं। अब पूछ रहा है कि सबसे तार्किक उपनिगमन जो कोरोलरी है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट की अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने और चालू स्कीमों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्त आवंटित करने की तत्काल आवश्यकता है। पहली बात तो तत्काल एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे कल्याणकारी स्कीमों को आरंभ करने की बात की गई, दूसरे चालू स्कीमों को शुरू करने की बात की है, जो कि पैसेज में कहीं मेंशन ही नहीं है। मेंशन नहीं है तो इसको गलत करो। देन आगे लिखा है आर्थिक विकास को अन्य माध्यमों से प्रोत्साहित करने और निर्धनों को लाइसेंस जारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मेंशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये लिखा गया है कि पॉलिटिशियंस के द्वारा अमीरों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, तो इसको भी गलत करो। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि वर्तमान में सरकार की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैंने कल आपको 2015 वाला पेपर करवा रहा था, तो मैंने वहां पे एक पैसा आया था इकोनॉमी से संबंधित, और मैंने वहां पे ये कहा था कि वित्तीय समावेशन से जुड़ा हुआ कोई भी जब भी वर्ड आए, वो पहली बात तो वित्तीय समावेशन एक अच्छी चीज है, जैसे योगा करना एक अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, वैसे ही वित्तीय समावेशन भी उसी रेफरेंस में अच्छी बात है। ठीक है, बड़ों का आदर करना जैसे अच्छी बात है, तो ये कुछ कुछ वैसा सा ही मामला है, ये हमेशा पॉजिटिव ही जाता है वित्तीय समावेशन। ठीक है, को प्रोत्साहित करना ये अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा मैंने कल आपको ये बताया था कि जहां भी कोरोलरी की बात है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा पेचीदा एकदम इनडायरेक्ट सा आपको जवाब देखने को मिलेगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। जो सबसे पॉजिटिव यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लेगा उसी को आपको हल करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सी जो आंसर हो जाएगा। चौथा हम देखें कि हमें सेवा क्षेत्र की जगह निर्माण क्षेत्र का विकास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेवा क्षेत्र की जो है निर्माण क्षेत्र जो है उस पर हमें ध्यान जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब दो यहाँ पे स्टेटमेंट है, दो यहाँ पे स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो क्रोनिक कैपिटलिज्म सॉरी पहला जो है यहाँ पे पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन की बात कर रहा है, भले ही पूरा पैसेज क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में हो, घुसखोरी के बारे में हो। और तो वहीं पे क्या है कि जो मिडिल इनकम ट्रैप जो है, मध्यम आय जाल जो है, वो यहाँ पे इसको वित्तीय समावेशन को और पारदर्शिता के साथ क्या कि इंटरलिंक हो रहा है। ठीक है, चौथा भी ठीक है, लेकिन चौथा पर्टिकुलर तो नहीं देना कि सेवा क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करो कि निर्माण क्षेत्र पे। एक्सट्रीम बना सकते हो, आप तो ये कह दोगे कि सेवा क्षेत्र पे तो काम करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ निर्माण पे ज्यादा काम करो, नहीं।
आप पहली बात तो इसको एक्सट्रीम एक्सट्रीम नहीं बना सकते, दूसरा आप इसको नोट मेंशन है, तीसरी बात ये है कि आपने इसको पॉजिटिव वे में भले ही बोला हो, पर ये जितना पॉजिटिव है उतना पॉजिटिव आपका ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो दो बुरों में कम कौन बुरा है उसको चुनने की बात है, या दो दोनों ही अच्छे हैं, जो ज्यादा अच्छा है उसको चुनने की बात है। यहाँ पे इस तरह से आपका सी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देना ये आगे। जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को अभिकल्पित नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर एक व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है, कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल और पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचना सेवाओं से समन्वित उपायों की एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। इनमें से कुछ उपाय जलवायु परिवर्तन से और कुछ अन्य उपाय आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उपायों की बात की है, जलवायु अनुकूलन की बात की गई है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के कुछ मामला फंसा, फूड सिक्योरिटी भी बहुत पैसे जा रहे हैं यार इस वाले पेपर में। तो मैंने कहा था ना, यूपीएससी ऐसे ही मामलों पर ज्यादा फोकस करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है ना, इन्हीं सब चीजों पर, फूड सिक्योरिटी हो गई। तो अब क्या कह रहा है कि सबसे सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष इन्फ्रेंस कौन सा यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन जारी रखना कठिन है, वही वाली बात, पूरे पैसेज में कहीं भी विकासशील वर्ड नहीं दिएगा, तो इसको काटो सबसे पहले। खाद्य सुरक्षा की विवर्धी करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कई अधिक जटिल विषय है। ठीक है, 42 की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा की विवर्धी विवर्धी करना जलवायु अनुकूलन की अपेक्षा कहीं अधिक एक जटिल विषय है। तो ऐसा तो यहाँ पे पूरा मेंशन ही नहीं है भाई। मेंशन है क्या? तो ये ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं है कि ये वाला जटिल है कि ये ज्यादा आसान है। प्रत्येक विकासात्मक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जलवायु अनुकूलन से जुड़ा है। जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या लिखा है यहाँ पे? निष्कर्ष हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, इसमें से कुछ उपाय जो है जलवायु परिवर्तन से और कुछ जो है आर्थिक विकास से संबंधित हो सकते हैं। दोनों, लाइक इनमें से लाइक जो कुछ उपाय जो होंगे, कौन से उपाय? क्योंकि जलवायु अनुकूलन अप्रभावी हो सकता है यदि दूसरे विकास संबंधी जो सरोकारों के संदर्भ में नीतियों को विकल्पित नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिए व्यापक रणनीति जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में फूड सिक्योरिटी की वृद्धि करने का प्रयास तो करती है, कृषि प्रसार, फसल विविधता, एकीकृत जल और पीड़क प्रबंधन और कृषि सूचना सेवाओं में संबंधित उपायों के एक समुच्चय को सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई है। तो ये यही बात कह रहा है कि जो दूसरे आर्थिक विकल्प जो है, जैसे अपन मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, ये क्रियाकलाप जो है यहाँ पे, अन्य जो क्रियाकलाप है, ये कह रहा है कि उनकी जलवायु अनुकूलन के संबंध में ये जो चीजें लिखी गई है ना, इनमें प्लस माइनस कुछ कम ज्यादा करके उनको जलवायु अनुकूलन के संबंध में जोड़ करके देखना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा डी जो स्टेटमेंट है इसकी बात कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये नोट मेंशन है, ये भी नोट मेंशन है, और ये वाला भी नोट मेंशन है। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे, जलीय चक्र में जैव विविधता, फिर जलीय चक्कर आ गया, बताओ जैव विविधता फिर से आ गई की भूमिका की समझ बेहतर नीति निर्माण में सहायक होती है। जैव विविधता शब्द अनेक किस्मों के पादपों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों को और उन परितंत्रों के जन्म में पाए जाते हैं निर्दिष्ट करता है। जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है। वास्तव में जलीय चक्र से सुनिश्चित होता है कि जैव विविधता कैसे काम करती है। क्रम में अगर बात करें तो वनस्पति और मृदा जल के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। जो क्रम से वनस्पति मृदा जल के प्रवाह को निर्धारित करते हैं। हर एक गिलास जल जो हम पीते हैं, कम से कम उसका कोई अंश मछली, वृक्षों, जीवाणुओं, मिट्टी, अन्य जल जीव ऑर्गेनिज्म से होकर के गुजरा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी एक गिलास पानी हम लोग पीते हैं तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से चल करके आता है। हो सकता है कि वो मछली से जुड़ा हो, वृक्षों से जुड़ा हुआ हो, जीवाणु, मिट्टी, मतलब वही वाली बात है ना, जैसे लाइक मैं यहाँ पे बैठा पानी पी रहा हूँ, ठीक है, एक गिलास में पानी पी रहा हूँ यहाँ पे। अभी पानी हो सकता है कि गंगा नदी से बह करके उस पानी की सप्लाई हुई हो, या किसी दूसरी नदी से, या फिर किसी भूमिगत जल संसाधन से इसकी सप्लाई हुई हो, किसी नहर से। तो वही चीज भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन परितंत्रों से होकर गुजरते हुए वसूल होता है, वो के लिए यूज होता है, उपयुक्त होता है, और जल की पूर्ति एक महत्वपूर्ण सेवा है जो पर्यावरण प्रदान हम लोगों को करता है। तो फिर आगे क्या कह रहा है कि इसका इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष क्या है? जैव विविधता प्रकृति के जल की रिसाइकलिंग सामर्थ्य को बनाए रखती है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट की सारी लाइनें देखो, ये एक साइकिल की तो बात कर रहा है कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, फिर इन सबसे टच के मतलब उससे गुजरता हुआ कहीं ना कहीं आया है। एक पानी जो पानी का जो एक गिलास जो है, उस गिलास में जो पानी है वो देन वो परितंत्रों से, अलग अलग परितंत्रों से गुजरता हुआ शुद्ध होकर के आया है। फिर यहाँ पे जल और जैव विविधता एक दूसरे पर निर्भर है, निर्भर होंगे मतलब एक साइकिल चलेगा यार, वो हो सकता है गोल गोल चले, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, तो ये तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और जीवित जीवों के अस्तित्व के बिना हम जल पेयजल की प्राप्ति की क्या कह रहा है कि अस्तित्व के बिना हम पेयजल प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं एक्सट्रीम है,
क्यों नहीं कर सकते भाई, मेंशन भी नहीं है। पादप प्राणी और सूक्ष्म जीव आपस में सतत अनोन्य क्रिया करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं लिखा गया। मतलब मेंशन एज इट इज नहीं मेंशन किया गया है इसमें। ए और सी की अगर बात की जाएंगे तो मोर डिफाइन तरीके से ए हमारा अभी तक ज्यादा सही है। जलीय चक्कर के बिना जीवित जीव जो है वो वास्तव अस्तित्व में नहीं आए होते, अस्तित्व में नहीं आए होते, ठीक है, ये भी नोट मेंशन है यहाँ पे। यहाँ पर केवल आपका जो ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पिछले दशक में बैंकिंग क्षेत्र को मुख्यतः मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग समाज को सेवा प्रदान करने वाले उच्च कोटि के स्वचालन और उत्पादों से पुनः संरचित किया गया है। आज बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए ऐसे नए कार्यक्रम की आवश्यकता है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो, ठीक है। अब ये करा कि इसमें से कौन सा एक मैसेज है जो अनिवार्य थे इसके अंदर निहित है। फिर देखो मैंने क्या कहा था कि जहां आपको वित्तीय समावेशन देखे उसको आंसर लगा के आओ बिना देखे। यूपीएससी यही किया था, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सिर्फ ये था। और यहाँ पे ये तो कह रहा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि जो बैंकिंग संबंधी जो गतिविधियां हैं उनसे आम आदमी को जोड़े रखना, और यहाँ पे इसी की तो बात हो रही है, सीधा सीधा यहाँ पे लिंक किया गया है। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर करके आना, आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। फिर आगे देखिए कि मलिन बस्तियों में सुरक्षित तथा संधारणीय सफाई में महिलाओं और लड़कियों को उनके स्वास्थ्य सुरक्षा निजता सम्मान के रूप में असीमित लाभ मिलता है। तथापि शहरी सफाई पर बनने वाली अधिकतर योजना और नीतियों में महिलाएं प्रतिलक्षित नहीं होती। यह तथ्य है कि मेला ढोना की आज की जो प्रथा है आज भी अस्तित्व में है। यह दिखाता है कि प्रभावी फ्लश शौचालयों को बढ़ावा देने और शौचालयों जो शुष्क शौचालयों को बंद करने को लेकर अभी तक बहुत कुछ बड़े लेवल पे कुछ किया नहीं गया है, इसलिए मेला ढोने की प्रथा इसलिए अस्तित्व में है। जैसा इस पैसेज के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, व्यवस्था के अधिकार की दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर अधिक स्थायी और मजबूत अभियान शुरू किया जाना चाहिए। यह मुख्य रूप से मेला ढोने के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो स्टेटमेंट है वो मेला ढोने की जो व्यवस्था है और जो कुप्रथा उस पर चली आ रही है उस सब के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो जो दिए गए हैं। शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण जो है केवल मेला ढोने की समस्या से किया जा सकता है। यहाँ पे पहली बात तो आपने इसको एक्सट्रीम बना दिया कि यही एकमात्र तरीका है, तो पूरा स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं कह रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि एक हो सकता है, केवल यही एकमात्र तरीका हो, ऐसा यहाँ पे इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया इसको गलत करो, ये गलत करोगे, ये गलत करोगे, पूछा कौन सा सही है, तो ये दोनों तो सही नहीं है। शहरी क्षेत्र में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये लास्ट की जो दो तीन लाइन है ये तो बात कर रही है, सकारात्मक बातें कर रही है, दूसरी ये भी सकारात्मक पॉइंट है। कभी भी ये ऐसे जो स्टेटमेंट होंगे वो कभी भी गलत नहीं जाएंगे, केवल दो जो है 45 में आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देन आगे आइए, क्योंकि इजी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा इन पर, ठीक है ना, बहुत इजी ये पैसेज है, पढ़ने के तुरंत 5वें सेकंड में आंसर आएगा आपका। मानव के लिए उपयुक्त तो सरकार की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए, क्योंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है, उसे उस स्थान के लिए भी युक्त किया गया है जिसे उसने नियत किया है। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं की उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया। कोई भी एक व्यक्ति समाज की शक्ति के बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। समाज की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, और वही आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से इनको एवं एक समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पूछ रहा है कि सबसे तार्किक लॉजिकल और तर्कसंगत निष्कर्ष इसमें कौन सा है, ठीक है, यानी कि सबसे मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस कौन सा है यहाँ पे। तो अपन अगर नीचे से ऊपर की ओर पढ़े तो विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये वाला स्टेटमेंट यही तो कह रहा है लास्ट वाला कि समाज के बिना आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपनी जिसमें आपकी रुचि है, ठीक है। सामाजिक जीवन मनुष्य का विशिष्ट लक्षण है, तो ठीक है लक्षण तो है ही, पर सबसे तार्किक और तर्कसंगत बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एज इट इज यहाँ पे बात लिखी नहीं गई, किसी भी मानव समाज को सदा उसकी विशेषताओं सबकी सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है। प्रकृति ने मानव समाज में भारी विविधता का निर्माण किया, तो नोट मेंशन है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। हमेशा हमेशा ऐसा किया, एक्सट्रीम बना दिया इसने कि हमेशा ऐसा किया, तो ये भी नोट मेंशन है। सी आपका गलत हो गया, आप एक डी आपका जो आंसर है आ जाएगा, ठीक है। किसी राज्य में कानूनी आदेश को यानी इम्परेटिव्स की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह है कि अपने कर्म में यह सामान्य रूप से उस रीति पर भी आश्रित होती है जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर समाज राज्य का क्या होता है, नियंत्रण होता है। और यह कथन किसको निर्दिष्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह जो कथन है यहाँ पर वो निर्दिष्ट करता है आपकी राजनीति के साथ अर्थतंत्र के एंटीथीसिस को या पारस्परिक को। तो यहाँ रीति एक दूसरे पर आश्रित है, यानी एक दूसरे से पारस्परिक इनका संबंध है, तो पारस्परिक संबंध को यहाँ पे आश्रित कर रहा है, राजनीतिक और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को,
ठीक है, यहाँ पे राज्य हो गया, ये आर्थिक शक्ति हो गई, यहाँ पे ये आश्रित होना हो गया, तो इस तरह से इसको लिंक कर लो। राजनीति पर अर्थतंत्र की प्रधानता है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अर्थतंत्र पर राजनीति की प्रधानता ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा। भाई साहब कितना पैसेज देती है यार यूपीएससी, अभी तक गला बैठ जाता है पूरा इससे। खैर आगे देखिएगा। भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% जो कृषि प्रक्रियाओं से आता है, फिर से वही गैस और ग्रीन हाउस जैव विविधता, फूड सिक्योरिटी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितना पूछती है। इसमें उर्वरकों से निकले नाइट्रस ऑक्साइड, पशुधन, चावल उत्पादन और खाद्य भंडारण से निकली मेथेन और बायोगैस को जलाने से निकली जो CO2 सम्मिलित है, किंतु मृदा प्रबंधन प्रक्रियाओं से घास के मैदानों को जलाने से तथा वनोन्मूलन से उत्सर्जित CO2 इसमें सम्मिलित नहीं है। वानिकी भू उपभोग और भू-उपयोगों में परिवर्तन प्रतिवर्ष और अधिक 17% ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जिसका 3/4 भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन से आता है। बचा हुआ जो उत्सर्जन है अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय पीठभूमि से अपवहन और जलाने से निकलता है। अमेज़न के वर्षा वनों में जमा जो कार्बन की मात्रा के लगभग बराबर विषय की पीठभूमियों में जमा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि मैं जो मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस इसमें कौन सा निकाला जा सकता है, तो कह रहा है कि संपूर्ण विषयों में यंत्र और रसायनों पर आधारित कृषि प्रथाओं के स्थान पर तत्काल प्रभाव से, तत्काल तत्काल अपने आप में एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, देखना है गलत करना है। जैव कृषि अपनाई जानी चाहिए, और ऐसा यहाँ पे वो मेंशन भी नहीं है तो नॉट मेंशन भी लिखो इसमें। यह लिखा गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोगी प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है। 48 की यहाँ पे बात कर रहा है, इसको होल्ड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे इसने अच्छी अच्छी बातें की है। और सर्वाधिक जो मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस जो होगा वो मैंने कहा था कि लीक से हटकर के होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्याओं में कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है, कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है एज इट इज। दूसरी चीज़ ये इसको लिंक भी नहीं कर रही है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रसाधन के मुख्य स्रोत है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं, ये यहाँ पे इसको तो ये वाला एरिया होगा ना, तो यहाँ पे तो गलत कर रहा है इसको, तो डी ऐसे गलत हो जाएगा, सी वैसे गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोगी प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भू उपयोगी प्रक्रिया कौन सी होगी, जैसे पशुधन, चावल उत्पादन, खाद्य भंडारण से निकलती जो मेथेन और जो जियोमास है, उनमें उससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है, जिससे मृदा प्रबंधन प्रक्रिया, घास के मैदान को जलाना और वनोन्मूलन, ये सारी कौन कौन सी प्रक्रिया है, भूपयोग की प्रक्रिया ही तो है। ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, ये ज्यादा मात्रा में CO2 यहाँ से क्या होता है कि उसका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इजी है। चलो अब आ जाओ, मेरे ख्याल से अब आखिरी वो रहेगा मैसेज का। यहाँ पे आपका सी सेट चल रहा है भाई, कर देना यार। घन वगैरह पे काफी क्वेश्चन आते हैं भाई, देख लेना, ये क्वेश्चन कभी गलत मत करना भाई। ऐसा जब भी लिखा हो, उत्तर चलता है पूर्व चलता है, सबसे पहले ऐसे बनाना, सबसे पहले ऊपर नॉर्थ लिखना, इधर साउथ लिखना, इधर ईस्ट लिखना, इधर वेस्ट लिखना, फिर इसको करना हो जाएगा। जैसे 12 उत्तर चला है तो 12 उत्तर की ओर चला जाएगा, देन पूर्व की ओर 15 चला तो 15 उत्तर की ओर, फिर कह रहा है फिर 19 पश्चिम की ओर, यानी 12 ये चला तो फिर वापस इधर आ जाएगा, और तब 15 दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ पे 15 दक्षिण की ओर चला जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये दूरी याद करनी, तो ठीक है अपना निकाल के कर लेना यार। ठीक है, मूड नहीं है मेरा वैसे करवाने का ये सब आपको, कि मतलब नहीं है ये सब क्वेश्चन करवाने का ना। अब पैसेज पे आ जाओ सीधा। यदि हम 2050 की ओर देखें तो देखें, जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न है कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है। ये एक नई अत्यावश्यकता बन गया है, और आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखान होंगे। सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद के आहार की घूमते रहने वाली जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। यह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों और सब्जियों पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव ये जो डालेगी। तो निर्णायक संदेश यहाँ पे क्या देना चाहता है हमारा एग्जामिनर जो है, वो निर्णायक संदेश जो यहाँ पे देना चाह रहा है, उसकी अगर बात करें तो वो पहला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे सही है कि पशु आधारित जो खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक मात्रा में बोझ डाल रही है, तो यही तो यहाँ पे बोझ और इन सब की बात कर रहा है शुरू से ही। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अनाजगिरी फसलों और सब्जियों पर आधारित फल जो विकासशील देशों में फलाना दिनकाना में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुयोग्य है। नहीं,
सुयोग्य हो सकता है अगर अब इस पैसेज से बाहर लीक से हट करके अपन बात करें, अदरवाइज तो ये गलत ही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ गया। मानव स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाद खाद जो खाने की आदतें हैं उनको बदलते रहते हैं, ऐसा तो कोई मेंशन ही नहीं है। एंड भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम सभी यह अभी तक ये जानते नहीं है कि कौन सा हमारे लिए सर्वोत्तम, क्यों भाई मतलब मैं जिंदा हूँ और मुझे यही नहीं मालूम है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। मैं प्लास्टिक थोड़ी ना खाऊं, मुझे पता ना कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं है ना। तो वही तो चीज है ना। अब मैं कोई जाकर के घास थोड़ी ना खाने लग जाऊंगा, मुझे पता है मेरी बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता भाई। तो मैं क्या करूंगा, फल फ्रूट खाऊंगा जिनका पाचन हो सकता है। सभी मनुष्य शेषावस्था से माँ के दूध को पचाते हैं, परंतु 10,000 वर्ष पहले मवेशियों की पालन प्रणाली के आरंभ होने तक शिशुओं को एक बार दूध छुड़ाने पर उनको दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके परिणाम परिणाम स्वरूप उनमें लैक्टोज एंजाइम का बनना बंद हो गया, जो लैक्टोज शर्करा को सरल शर्कराओं में तोड़ता है। मानव के मवेशी चराने की प्रणाली आरंभ होने के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, और यूरोप, मध्य पूर्व, मिडिल एशिया और अफ्रीका में मवेशी चराने वालों में स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास हुआ। चीनी और थाई लोग जो मवेशियों पर निर्भर नहीं थे, वे लैक्टोज के लिए असहनशील बने हुए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा यहाँ पे कौन सी है उसकी बात की गई है। तो लगभग 10,000 साल पहले विश्व के कुछ भागों में पशुपालन शुरू हो गया था, ऐसी कोई बात यहाँ पे की गई है क्या, नहीं की गई। सबसे पहले इसको क्रॉस करो। मवेशियों की पालन पशुपालन प्रणाली के आरंभ होने तक से पहले, ठीक है, विश्व के कुछ भागों में। और यहाँ पे क्या कर सभी मनुष्य दूध को पालते हैं, तो ठीक है, ऐसा करने पे तो मवेशियों की यहाँ पे बात हो रही है ना कि सभी पशुओं की बात हो रही है। मवेशी और पशुओं में अंतर है, क्या अंतर है, क्या बता सकते हो कि मवेशी अलग होते हैं कैटल्स, एंड जो आपके एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। कैटल अलग होते हैं, एनिमल अलग होते हैं। आप इसको अंग्रेजी में देखो, यहाँ पे कैटल बिगन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल टुक प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट नोट मेंशन है। देन अगर आगे बात करें तो एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में अनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। अनुवांशिक परिवर्तन खाने में कैसे ला सकता है अभी, मतलब मैंने कुछ खाया और मेरी जेनेटिक से वो चेंज हो गई, नहीं, ये तो गलत है। दूसरी बात नोट मेंशन भी है, केवल लैक्टोज सहनशील लोगों में ही अपने शरीर में सरल शर्कराओं को पाने की क्षमता होती है। 65 इस क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, और इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, इस चीज के लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो आपका मेंशन है ही नहीं, नॉट मेंशन है। जो लोग लैक्टोज सहनशील नहीं होते वे किसी डेयरी उत्पाद को नहीं पचा सकते, तो पूरे स्टेटमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल लैक्टोज सेंसिटिव लोगों में ही अपने शरीर में शर्कराओं को नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया था कि जो शिशुओं को एक बार दूध छुड़ाने पर दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है सर, लैक्टोज एंजाइम बनना बंद हो गया, और मानव की मवेशी चराने की प्रणाली के बाद दूध को पचाना अत्यधिक लाभदायक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहीं भी इस पैसेज में नहीं लिखा गया है कि लाइक किसको, कि लाइक जो केवल लैक्टोज को सहनशील करने वाले लोग हैं वही केवल शरीर में सरल शर्कराओं को पाने की उनमें क्षमता होती है, नहीं, ऐसा इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा गया है। वो फिर ये कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लैक्टोज सहन शक्ति का विकास भी हुआ अलग से, ठीक है। तो ये तो लिख दिया है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो दूसरा जो स्टेटमेंट है ना वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन, ठीक है, अगर स्थायी परिवर्तन हो गया, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि एक बार दूध चुराने के बाद दूध पचाने की आवश्यकता नहीं होता था कि होती थी, इसलिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे, क्योंकि जेनेटिक परिवर्तन जो होते हैं वो लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के नहीं होते, वो लंबा चलते हैं, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल, है ना। तब धीरे धीरे क्या होता है कि आप में बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो खाने के समुदाय में, तो कोई समुदाय उसने खाने के आदतों में कुछ स्थायी परमानेंट ही उसने परिवर्तन कर लिया। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि एक समुदाय ऐसा था जो पहले मांस नहीं खाता था, उस समुदाय के लोगों ने 1,000 साल तक मांस खाना शुरू किया, तो उनका जो कैनाइन दांत जो होगा, जो सबसे तीखा वाला जो दांत होता है, वो ज्यादा डेवलप हो गया क्योंकि उसने मांस को काटने का काम किया, है ना।
तो इस तरह की वही वाली बात है कि वो फिर जेनेटिक चेंज होने लगा, क्यों होने लगता है कि एक बार 10 12 10 हजार 15 या 10 12 1000 2000 सालों तक अगर एक चीज लगातार चलती रहेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों में फिर वैसे परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। जैसे पहले वाली पीढ़ी में अगर दांत लंबे हैं तो आगे वाली पीढ़ी में दांत लंबे हमको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सर्वाधिक यहाँ पे लिखा गया, तो तार्किक पूर्वधारणा यही है कि हाँ कि उनमें परिवर्तन ऐसा लाया जा सकता है। फिर कैन वाली बात है तो यहाँ पे सही है, सकते तो यहाँ भी लिखा हुआ है बट ये नेगेटिव है अपने आप में, है ना। और यहाँ पे मेंशन भी ये इसको गलत भी साबित कर रहा है पूरा स्टेटमेंट, इस तरह से गलत हो जाएगा। अल्प विकसित और औद्योगिकृत देशों की राष्ट्रीय आयों के बीच में तुलना करते समय आने वाली संकल्पनात्मक कठिनाइयां विशेष रूप से गंभीर होती है, क्योंकि विभिन्न अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि अल्प विकसित देशों की बात की गई है और यहाँ पे औद्योगिकृत देशों की बात की गई। तो यहाँ पे किसी भी तरह के आपको वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे जैसे विकासशील विकसित, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अब अपने को आंसर को फाइंड आउट करना है इसमें। तो इस कथन से लेखक का तात्पर्य क्या है, मतलब लेखक ने जो तीन लाइनें जो कही है, कहना क्या चाहता है, औद्योगिकृत देशों में उत्पादित और उपभोक्त उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरता है। तो मुझे तो ऐसा कोई स्टेटमेंट पूरे स्टेटमेंट में लग ही नहीं रहा। ठीक है, नोट मेंशन है विभिन्न अल्प विकसित देशों में अवाणिज्यिक क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आय की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, अल्प विकसित देशों की बात हो रही है। ठीक है, और लाइक वाणिज्यिक चीजें हैं, यहाँ पे वाणिज्यिक वर्ड यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं अवाणिज्यिकृत क्षेत्रों के संबंधित से ही जुड़ा गया है। प्रेस को आप एक बार होल्ड कर लो। देन लिखा गया कि राष्ट्रीय उत्पाद के किसी एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्य माध्यमों से गुजरे बिना नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, ऐसा कोई स्टेटमेंट मेंशन ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग का उत्पादन और उपभोग वाणिज्यिक माध्यमों से गुजरे बिना अल्प विकास होने का चयन है। तो हमें इन ढाई लाइनों में कहीं भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा। बट जो दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ड जो दिए गए हैं वो यहाँ पे फिगर आउट हो रहे हैं कि जो अल्प विकसित देश है वो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे वो ये रहा। और औद्योगिकृत और वाणिज्यिक माध्यमों की बात है तो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे और नेशनल इनकम ये भी रही, तो यहाँ पे ये वर्ड भी दिया गया है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि जो सारे जो वर्ड है यहाँ पे हमारे वो गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आओ आगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये लास्ट के पैसेज होंगे, उसके बाद में पैसेज नहीं होंगे। अरे भाई चलो ठीक है, पैसेज दो, ये क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में मानव निर्मित CO2 के बढ़ने से पादप और सूक्ष्म जीवों के बीच में एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है, जो कि इस ग्रह पर कार्बन के सबसे बड़े भंडार मृदा को अव्यवस्थित कर सकती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि वह मृदा जिसमें कार्बन की मात्रा सभी पादपों और वायुमंडल में उपस्थित कुल कार्बन की दोगुनी है। लोगों के द्वारा वायुमंडल में और अधिक कार्बन छोड़ दिए जाने पर वर्तमान रूप से अस्थिर होती जाएगी। ऐसा अधिकांशतः पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के कारण होता है। यदि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस का एक प्रदूषक है, यद्यपि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस का मतलब एक प्रदूषक के रूप में है, ठीक है, तो यह पादप वृद्धि को प्रोत्साहित भी करती है, चूंकि वृक्ष और दूसरी वनस्पतियां भविष्य में होने वाली CO2 की प्रचुरता में फलती फूलती है। उनकी जड़ें मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रेरित कर सकती है, और जो परिणाम स्वरूप मृदा कार्बन के अपघटन को और तेज कर वायुमंडल में CO2 के समय में वृद्धि कर सकती है। तो ठीक है, इंटरलिंक है चीजें। देन आ जाओ 67 में। और 66 ये क्या कह रहा है, अब इसमें देखो कि सबसे अधिक तर्कसंगत उपनिगमन यानी कैरोलरी कौन है। सूक्ष्म जीव और पादपों के अस्तित्व के लिए CO2 परम आवश्यक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। CO2 परम आवश्यक है, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करो इसका। पूरे पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ ये चाहिए चाहिए। वायुमंडल में CO2 विमुक्त करने के लिए मनुष्य पूरी तरह से उत्तरदायी है नहीं, पेड़ पौधे भी तो इनका भी तो रोल होगा ही होगा ना, सूक्ष्म जीवों का भी तो रोल होगा ही होगा ना। एंड आगे यहाँ पे लिखा कि मर्दा भी है, वो भी तो CO2 का उत्सर्जन कर रही है, तो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं है। ये चीज एज इट इज लिखी गई कि मर्दा खूब उत्सर्जन करती है, कार्बन का सबसे बड़ा भंडारी मर्दा है। पादप वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों मृदा कार्बन जो है उत्तरदायी है। CO2 की यहाँ पे बात हो रही थी, मृदा कार्बन सूक्ष्म जीवों की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। देन वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। क्या लिखते हैं पता नहीं, गंदी सी अंग्रेजी लिखते हैं। इंक्रीजिंग ग्रीन कवर कुड ट्रिगर द रिलीज ऑफ कार्बन ट्रैप्ड इन सॉइल। इंक्रीजिंग ग्रीन कवर कुड ट्रिगर
तो ग्रीन कवर अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगर कर सकता है द रिलीज ऑफ कार्बन ट्रैप्ड इन सॉइल। ठीक है, कार्बन ट्रैप को मतलब सॉइल में कार्बन ट्रैप को वो इंक्रीज कर सकता है। तो ठीक है, सबसे कार्बन मोचन की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकता है। तो यही ये बात हो रही है ना, लास्ट की जो 3 लाइन है इसी की तो बात कर रही है कि CO2 का उत्सर्जन वहाँ पे बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे लास्ट पैसेज में बात करें अपन, तो ऐतिहासिक रूप से विश्व कृषि के सामने खाद्य की मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती रही है। वैश्विक देशों के मांग पर के स्तर पर मांग पूर्ति संतुलन बंद अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक नीतिगत मुद्दा हो सकता है, विशेष तौर पे जब यह एक जनसंख्या बहुल अर्थव्यवस्था है और उसकी घरेलू कृषि स्थायी आधार पर खाद्य पूर्ति नहीं कर पा रही है। यह मुक्त और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जिसके पास विदेश से खाद्य क्रय करने के लिए पर्याप्त विनिमय अधिशेष है, उतनी बड़ी और नई सदैव बाध्यता है। विश्व के लिए समग्र रूप से मांग पूर्ति संतुलन भूख और भूखमरी से बचाव हेतु सदैव एक अपरिहार्य पूर्व शर्त है। तथापि पर्याप्त पूर्ति की विश्वव्यापी उपलब्धता का एक आवश्यक रूप से मतलब यह नहीं है कि खाद्य सप्ताह विशेष वाले देशों से उन अभावग्रस्त देशों की ओर उनकी जिनके पास क्रय शक्ति का अभाव है उनके पास चला जाएगा। अतः विश्व स्तर पर भूखमरी, भूख, न्यून पोषण, कुपोषण आदि का असमान वितरण खाले जेबों वाले भूखे लोगों की वजह से होता है, जो वृहद रूप से अविकसित देशों अर्थव्यवस्थाओं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। जहाँ तक आधारभूत मानवीय अस्तित्व के लिए दो वक्त का एक भरपेट भोजन एक प्राथमिक महत्व है। उसमें खाद्य की विश्वव्यापी पूर्ति के मुद्दे को हाल के वर्षों में महत्व मिलता है रहा है, क्योंकि मांग की पूर्ति और संरचना दोनों में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि हाल के वर्षों में अलग अलग देशों की जो खाद्य पूर्ति की बाधित श्रृंखला निर्मित होने करने की जो क्षमता में कमी आई है, खाद्य उत्पादन विपणन की कीमतों में विशेष तौर पर विकासशील देशों में विश्व में गरीबियों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता विश्वव्यापी मुद्दे बन गए हैं, जिनका विश्वव्यापी चिंतन और विश्वव्यापी समाधान आवश्यक है। तो यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि यही क्लाइमेट चेंज दोनों कि जैसे जैसे लगातार हमारे यहाँ पे पैसेज हमको देखने को मिल रहे थे, तो इसमें वही फिर फूड साइकिल, फूड सिक्योरिटी की बात 2-3 पैसेज पहले भी हुई है। तो फिर यहीं पे वो सब चीजें आ गई कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है उनकी बात हो रही है, यहाँ पे भूख और भूखमरी की बात हो रही है, घरेलू कृषि है जो मतलब खाद्य आपूर्ति नहीं कर पा रही है, उन सबकी बात हो रही है। तो अब देखना है, अब देखो कि इस परिच्छेद के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा मूलभूत एक हल है। अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करना, 68 नंबर इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कृषि तो लाइक यहाँ पे तो ये फुलफिल तो कर ही नहीं रहा ना, ये देखो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पे अलग बात, यहाँ पे ये चीजें फुलफिल हो ही नहीं रही। ठीक है, तो 1 नंबर तो गलत है, 1 नंबर गलत करो। तो बी आपका आंसर आ गया कि गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना, ये बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, लिखा भी इसमें गया है यहाँ पे। देन अगर बात की जाए तो लास्ट में ये गरीबी को कीमत बयान करने की क्षमता है, तो ठीक है। विपणन यानी कि जो मार्केटिंग है उसकी दशाओं में सुधार करना, ठीक है, ये भी बात सही है यहाँ पे। तो हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना, हर एक आदमी को, जो कि प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये एक्सट्रीम भी है, और तीसरी बात ये नोट मेंशन भी है, लिखा भी नहीं गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा जो स्टेटमेंट सही पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको अपने को देखना है, जो गिवन है कि नहीं है उसको देखना है। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देन आइए 69 नंबर क्वेश्चन में, जो कह रहा है कि इस परिच्छेद के अनुसार विश्व कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो मैं ये कहूँ कि खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन को स्थापित करना। ये बात सही बात है हमारी कि सब फूड की जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है, तो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो खेल है वहां पर संतुलन की बड़ी भारी कमी होने के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर ये चुनौती बना हुआ है विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़े। ठीक है, विश्व कृषि वैसे ही यहाँ पे क्या है कि सारी आवश्यकताओं को पूर्ति वो नहीं कर पा रही है। ये फूड नॉन फूड का कुछ मेंशन नहीं है, अल्पविकसित देशों में भूखमरी का उन्मूलन करना, ये तो अच्छी बात है ना, चुनौती थोड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा। और कृषि हेतु पर्याप्त भूमि प्राप्त करना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विस्तार करना, ये भी लाइक अच्छी बात है। और ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, चुनौती थोड़ी है। आगे फिर कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूखमरी और भूख घटाने के लिए इनमें से किस किस के माध्यम से सहायता मिल सकती है। तो यहाँ पर खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करना अभी हमने देखा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। खाद्य आयात में वृद्धि करना, ये नोट मेंशन है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। और कोई भी देश है वो अपने आयात मतलब उस अपने देश में तो खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं रही है और वो अपना अनाज आयात कर देगा, तो देश के लोग क्या खाएंगे, तो वैसे 2 नंबर गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। निर्धनों की क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति में वृद्धि करना, ये अच्छी बात है, ये सही बात है हमारी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक, इसका ये यहाँ पे आंसर ये रहा। विपणन की दिशाओं में सुधार लाना और गरीबों के द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता है उसको सुधारना, ये हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, तो अपने को पढ़ना ही नहीं है।
और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लाइक इस तरह से जब स्टेटमेंट होगा तो सोचा पढ़ना ही नहीं, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कि भाड़ में जाए, मैं पढ़ना ही नहीं। ठीक है, खाली उपभोग प्रतिमानों प्रयासों में बदलाव लाना, तो ठीक है, मेंशन नहीं है ऐसा तो कुछ। फिर कह रहा है कि विश्वव्यापी फूड सप्लाई के मुद्दे को मुख्यतः किसके कारण महत्व प्राप्त हुआ है? विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि के कारण। अतिवृद्धि की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूरे पैसेज में कहीं भी अतिवृद्धि की बात हुई थी क्या? जनसंख्या वगैरह इन सबकी तो बात हुई नहीं। ठीक है, तो एक नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, तीन आपका सही हो गया, पढ़ना ही नहीं है। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट, नहीं गिरावट नहीं हो रही, बस वो जो डिमांड सप्लाई वाला जो खेल है ना, उसके बीच में क्या है कि अपन सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, सिर्फ यही यहाँ पे बात कर रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दो नंबर भी गलत है, केवल तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया है कि आपका सी सेट का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, बहुत अच्छे से ही करवाया है। इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपका अपना खुद का तरीका। बाकी बाहर वाला चाहे कुछ भी करवा दे, आपको ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ऐसे लाइक कोई मणि, कोई मोती, कोई पत्थर मिल जाएगा, कोई जिन मिल जाएगा जो एकदम आएगा और आपकी सारी समस्या सॉल्व कर देगा। सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ रिवीजन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपका ये सब कर सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ते रहिए, लगातार बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीजों को। मिलते हैं अगली वीडियो में।